प्यारे बच्चों, आप सभी को ऑनलाइन क्लास में पुनः आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम बच्चों पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2, जिसका हम पार्ट 1 पढ़ेंगे, दो ध्रुवीयता का अंत। इस चैप्टर में हम विशेष रूप से पढ़ेंगे सोवियत संघ की प्रणाली, गोर्बाचोव और सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन, उसके कारण, परिणाम, शॉक थेरेपी आदि। प्रथम चैप्टर में हम पढ़कर आए हैं कि शीत युद्ध का दौर, अर्थात एक ऐसी स्थिति थी जिसमें तनावपूर्ण स्थिति दो या दो से अधिक देशों के बीच होती थी। इसमें अमेरिका और के सहयोगी राष्ट्र तथा सोवियत संघ और उसके सहयोगी राष्ट्र प्रमुख थे। आगे पढ़ेंगे वर्तमान परिचय। शीत युद्ध के चरमोत्कर्ष काल में बर्लिन दीवार का निर्माण शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक बनी। तो पूर्वी और पश्चिमी खेमे के बीच विभाजन का प्रतीक थी बर्लिन दीवार। क्या थी बच्चों? पूर्वी और पश्चिमी देशों के बीच जो था वह उसके विभाजन का प्रतीक थी। आगे विस्तार से जानेंगे। 1989 में पूर्वी जर्मनी की जनसाधारण अवधारणा के वशीभूत लगभग 150 किमी से अधिक लंबी तथा 28 वर्ष पुरानी इस दीवार को विशाल जन समूह द्वारा तोड़ दिया गया। इस नाटकीय ऐतिहासिक घटना की परिणति द्वितीय विश्व युद्ध के पतन एवं शीत युद्ध की समाप्ति से हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जर्मन विभाजित हो चुका था, अर्थात जर्मन राष्ट्र जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विभाजन उसका हो गया। दीवार भंजन होने के उपरांत, दीवार भंजन से तात्पर्य दीवार गिर जाने के पश्चात जर्मनी का एकीकरण हो गया। सोवियत संघ के पक्ष में आए यूरोप के 8 देशों ने जनता के प्रदर्शनों को दृष्टिगत रखते हुए साम्यवादी शासन को परिवर्तित कर दिया। शीत युद्ध के उत्तरार्ध में सोवियत संघ एक मूक दर्शक के रूप में उपस्थित रहा। सोवियत संघ का उक्त कृत्य किसी सैन्य व्यवस्था के कारण नहीं, अपितु जनसाधारण की सामूहिक कार्य प्रणाली का दबाव के फलस्वरूप हुआ। अंत में बच्चों सोवियत संघ का भी विघटन हो गया। इस चैप्टर में आगे है सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। यह दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। तो पूंजीवादी व्यवस्था वो होती है बच्चों जिसमें धन का जो संग्रह है या धन कुछ देशों या कुछ लोगों के पास तक ही सीमित रहता है। 1961 में बनी 150 किमी से लंबी यह दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। अंततः जनता ने इसे 9 नवंबर 1889 को तोड़ दिया। दोनों जर्मनी के एकीकरण साम्यवादी खेमे में समाप्ति की शुरुआत हुई। इसके कारण बर्लिन की दीवार को तोड़ने के कारण यूरोपीय महादेव में जर्मनी जो है देश की राजधानी कहाँ थी बच्चों? बर्लिन थी। 1961 में यह खड़ी की गई थी और लगभग 28 वर्ष तक यह खड़ी रही और 150 किमी लंबी यह बच्चों दीवार थी। 9 नवंबर 1989 में इसको गिरा दिया गया। आगे था यूएसएसआर अर्थात समाजवादी सोवियत गणराज्य का पूरा नाम बच्चों समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर। सोवियत प्रणाली क्या थी बच्चों? सोवियत प्रणाली आगे जानेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे सोवियत प्रणाली के बारे में। 1917 में हुई समाजवादी क्रांति के पश्चात समाजवादी सोवियत गणराज्य, तो इसके भी मैंने बताया आपको यूएसएसआर समाजवादी सोवियत गणराज्य का विश्व पटल पर उदय हुआ। उक्त क्रांति के आदर्श समाजवाद तथा समतामूलक समाज की मूल आवश्यकताएं थी। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य था
देश में एक समाजवाद लाना और समतामूलक समाज का निर्माण करना। इस क्रांति के माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया गया, अर्थात इस क्रांति के फलस्वरूप ऐसी व्यवस्था को नकारा गया जो केवल धन पैसे को यानी कि बढ़ावा देते थे। सोवियत संघ ने इसका विरोध किया। यह मानव इतिहास में व्यक्तिगत संपत्ति की संस्था को समाप्त करने तथा समाज की समानता के सिद्धांत पर सजग रचना का सबसे बड़ा प्रयास था। उक्त कृत्य सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने प्राथमिक महत्व राज्य तथा पार्टी को देना था। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की मुख्य धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसमें किसी भी अन्य राजनीतिक दल अथवा विपक्ष के लिए कोई स्थान न था। अर्थव्यवस्था पूर्णतः योजनाबद्ध एवं राज्य के नियंत्रण में थी। जानेंगे हम सोवियत प्रणाली के बारे में। सोवियत प्रणाली क्या थी? रूस की क्रांति बच्चों 1917 में हुई थी। इस क्रांति में पूंजीवाद का विरोध किया गया था और समाजवाद को अपनाने की बात की गई थी। यही सोवियत प्रणाली है। आगे इसी क्रम में बच्चों जानेंगे सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा। इस पार्टी का शासन रहा, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा लगभग 70 साल तक। इस देश में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा। दूसरी दुनिया के देशों में जो सोवियत खेमे में शामिल पूरे यूरोप के देश और सारी दूसरी जो थे देश वो दूसरी दुनिया के देश कहलाए। सोवियत प्रणाली के बच्चों प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी उसको हम प्रकाश डालेंगे कि ऐसी कौन कौन सी उसकी विशेषताएं थी। क्या ऐसा आगे पढ़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप के अनेक देश सोवियत संघ के पक्ष में आ गए थे। ये देश सोवियत सेना द्वारा फांसीवादी शक्तियों के पंजे से मुक्त कराए गए थे। अंततः इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली के अनुरूप बनाया गया। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया के देशों के नाम से जाना गया। प्रस्तुत खेमे समाजवादी गणराज्य के हाथ में थे। अब जानेंगे विस्तार से सोवियत संघ प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं थी। नंबर 1, खनिज संसाधन उपलब्ध थे, जैसे खनिज, लोहा, तेल, इस्पात आदि। दूसरा प्रमुख विशेषता थी संचार प्रणाली बच्चों बहुत उन्नत अवस्था में थी। तीसरा था दूर दराज के इलाकों में आवागमन के साधन अच्छे थे। आगे है घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी उन्नत था। आगे है इसी क्रम में महत्वपूर्ण बातों में क्वालिटी में वस्तु अमेरिका जितनी अच्छी नहीं थी। अपनी जनता के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर रखा था। स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण रियायती दरों पर उपलब्ध होते थे। बेरोजगारी नहीं थी। मिलियत पर सरकार अर्थात राज्य का शासन था। भूमि और उत्पाद संपदाओं पर राज्य का नियंत्रण था। आगे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात नए पैराग्राफ में पढ़ेंगे। सोवियत संघ का उदय एक महाशक्ति के रूप में हुआ। अमेरिका के द्वितीय सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक विकसित एवं श्रेष्ठ थी। ऐसी थी सोवियत संघ की संचार प्रणाली की तकनीक पूर्णतः विकसित एवं उन्नत थी। उसके पास क्या था, जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया था आपको, उसके पास ऊर्जा के विशाल संसाधन थे, जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात, मशीनरी उत्पाद भी शामिल थे। इसके अलावा सोवियत संघ के दूरस्थ क्षेत्रों में भी आवागमन की सुव्यवस्थित तथा विस्तृत प्रणाली के कारण परस्पर जुड़ाव तथा संबंध स्थापित करने की सुविधा थी। सोवियत संघ द्वारा पिन से कार तक सभी वस्तुओं का उत्पादन होता था। अर्थात सोवियत संघ में की जो आर्थिक व्यवस्था थी वह उच्च श्रेणी की थी। उनका गृह उद्योग उपभोक्ता अत्यंत उन्नत एवं विकसित था। यद्यपि सोवियत संघ के उपभोक्ता
उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुएं गुणवत्ता की दृष्टि से पश्चिमी के देशों की तुलना नहीं कर सकती थी। तथापि सोवियत संघ के प्रशासन द्वारा अपने देश के नागरिकों की सुविधा हेतु एक न्यूनतम जीवन स्तर तो तय कर ही दिया था। अर्थात जो मूलभूत आवश्यकताएं किसी के लिए आवश्यक है वो सारी सुविधाएं सोवियत संघ ने अपने नागरिकों के लिए उपलब्ध करा दी थी। प्रशासन द्वारा नागरिकों को मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान, जैसे हम जो कहते हैं कि क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन शिक्षा भी महत्वपूर्ण। तो उन्होंने सोवियत संघ में अपने नागरिकों की मूल आवश्यकताओं में क्या क्या आवश्यकताएं पूरी की। स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था, बच्चों की देखभाल तथा अनेक जन कल्याण संबंधी कार्य भी उन्होंने किए। इसके अलावा जो वस्तुएं थी वो उचित मूल्य पर उन्होंने जनता को उपलब्ध कराई। देश में लगभग सभी कार्यशील थे तथा बेरोजगारी नहीं थी, अर्थात सभी लोगों के पास कुछ न कुछ उस समय काम था और वो बेरोजगार नहीं थे। स्वामित्व का प्रमुख अधिकार राज्य का ही था। पृथ्वी तथा अन्य उत्पादक संस्थाओं का पूर्ण नियंत्रण था, अर्थात जो प्रकृति द्वारा निःशुल्क उपहार प्राप्त होते हैं उन सब पर राज्य का ही अधिकार था। इन कारणों से धीरे धीरे सोवियत प्रणाली नौकरशाही के शिकंजे में आती चली गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ, सोवियत संघ की जो शासन प्रणाली थी बच्चों वो कुछ लोगों के हाथ में आने लगी, अर्थात सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनके हाथ में वहाँ की शासन प्रणाली आरंभ हो गई। इस प्रणाली के सत्तावादी होने के साथ साथ जन सामान्य का जीवन दुरूह होता चला गया, अर्थात धीरे धीरे यह व्यवस्था बिगड़ती चली गई और आम लोगों का जीवन जो है वो कठिन से कठिन होता चला गया। जनतंत्र तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो गई, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी बात को नहीं कह सकता था। लोग अपनी असहमति तथा विचार चुटकुलों तथा कार्टूनों के माध्यम से व्यक्त करते थे, अर्थात यदि उन्हें अपनी कोई बात होनी होती थी तो वो चुटकुलों और कार्टूनों के माध्यम से अपनी बात को कहने लगे थे। सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता थी। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट दल का शासन था तथा अन्य सभी संस्थाएं उसके नियंत्रण में थी, अर्थात उसकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करती थी। तो सोवियत संघ में जो महत्वपूर्ण पार्टी बन गई थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। यह दल जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था, अर्थात जो यह पार्टी थी वह जनता के प्रति अपना उत्तरदायी नहीं समझता था। जनता ने स्वयं 15 गणराज्यों को सम्मिलित कर अपनी संस्कृति, अपनी पहचान अक्षुण्ण रखने के लिए सोवियत संघ की स्थापना की थी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने जन आकांक्षा को मान्यता देने पर अपनी अस्वीकृति व्यक्त कर दी। इस पार्टी ने जनता के हित में कार्य नहीं किया। यद्यपि सोवियत संघ के मानचित्र रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, तथापि रूस का प्रभुत्व अन्य गणराज्यों से अधिक था। अन्य देशों के निवासी स्वयं को उपेक्षित, शोषित अनुभव करते थे। अस्त्रों शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा में सोवियत संघ ने अमेरिका को भी चुनौती दी थी, अर्थात सोवियत संघ एक शक्तिशाली राष्ट्र उस समय बन चुका था और अपनी उसने योग्यता के बल पर अमेरिका जैसे देश को भी चुनौती पेश की थी। अब उसको भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। क्या क्या कीमत उसको उठानी पड़ी? भारी कीमत, जैसे परिवहन, खनिज, ऊर्जा इत्यादि के अभाव में पश्चिमी देशों की अपेक्षा वह पिछड़ता चला गया। किंतु प्रमुख समस्या यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों को राजनीतिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा था। परिवहन, खनिज, ऊर्जा इत्यादि के साथ साथ सोवियत संघ जो है अपने देश के नागरिकों को राजनीतिक अधिकार और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करा पा रहा था। अतः 1979 में अफगानिस्तान में व्यक्तिगत हस्तक्षेप के कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था और अधिक दुर्बल होती चली गई और लगातार जो सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति थी वो लगातार बिगड़ती चली गई। यद्यपि सोवियत संघ में लोगों को पारस्परिक
पारिश्रमिक नियंत्रण बढ़ा, किंतु उत्पादकता और प्रौद्योगिकी में वह पश्चिमी देशों से फिर भी पीछे ही रह गया। इससे देश में हर प्रकार की उपभोक्ता वस्तु का अभाव होता चला गया। खाद्यान्न आयात दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। 1970 के दशक के आते आते यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बच्चों चरमरा गई, ठहर सी गई। तो जानेंगे सोवियत संघ का विघटन और गोर्बाचेव, नया टॉपिक इसी में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट के बारे में जानेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण क्या रहे। उससे पहले रीडिंग लगाएंगे, फिर उसके बाद में हम जानेंगे कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने मिखाइल गोर्बाचेव ने इन व्यवस्थाओं में सुधार करना चाहा। जो कम्युनिस्ट पार्टी बच्चों बनी थी उसके जो प्रमुख थे वो थे मिखाइल गोर्बाचेव। पश्चिम के देशों के द्वारा सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा था। अन्य देशों में क्या था कि सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक भारी परिवर्तन हो रहा था। अब मिखाइल गोर्बाचेव भी उसमें सुधार लाना चाहते थे। सोवियत संघ की इस प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत लाने में अनेक सुधारों की आवश्यकता थी। गोर्बाचेव ने पश्चिमी देशों के साथ संबंध सामान्य बनाने तथा सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने का निर्णय लिया। इस निर्णय की परिणति का अनुमान शायद किसी को नहीं था। पूर्वी सोवियत देश जो सोवियत खेमे के भाग थे, इन देशों के नागरिक ने प्रशासन और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। अर्थात जो वहाँ के नागरिक थे उन्होंने एक विशेष पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, उसको नियंत्रण को अस्वीकार करना आरंभ कर दिया, अर्थात उसकी शुरुआत कर दी। अतीत की भांति गोर्बाचेव के शासनकाल में सोवियत संघ ने ऐसी अनियमितताओं में इस प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक अपना जनाधार खो बैठी। सोवियत संघ के बाह्य परिवर्तनों के साथ साथ अंतरिम संकट भी गहराता जा रहा था। इससे विघटन की गति में और तीव्रता आ गई। तो सोवियत संघ में बाहरी परिवर्तन हो रहे थे, साथ ही साथ आंतरिक विद्रोह भी हो रहे थे। इसके कारण सोवियत संघ का विघटन होना लगभग तय सा हो रहा था। गोर्बाचेव ने देश के अंदर न केवल आर्थिक राजनीतिक सुधारों को क्रम चलाया, अपितु जनतंत्रीकरण की नीति को भी संचालित किया। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा भरसक विरोध किया गया और 1997 में एक तख्ता पलट भी हुआ, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित गर्मपंथियों ने इसे प्रक्रिया को और बढ़ावा दिया। तो जो गोर्बाचेव देश के अंदर एक सुधार लाना चाहते थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी के अन्य नेता थे उन्होंने उनका विरोध किया। किंतु जब तक जनता को स्वतंत्रता के आनंद की अनुभूति हो चुकी थी और वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुरातन संसंग्र में पुनः नहीं जाना चाहते थे, इन परिस्थितियों में तख्तापलट के विरोध में येल्त्सिन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा राजनीतिक पटल पर वे एक नायक की तरह उभरे। इसी गणराज्य के तत्वावधान में बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव में विजय प्राप्त की। केंद्रीयकृत नियंत्रण को अस्वीकार कर दिया गया, अतः सत्ता मास्को से गणराज्य की ओर सरकने लगी। ऐसा विशेषकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो अधिक यूरोपीय थे तथा स्वयं को संप्रभु समझते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, संप्रभु। संप्रभु से तात्पर्य यह है कि आंतरिक और बाह्य नियंत्रण से मुक्त होना, अर्थात न तो हम बाह्य रूप से न आंतरिक रूप से किसी के दबाव में कोई कार्य करेंगे। मध्य एशिया गणराज्यों की स्वतंत्रता का मांग न करना एक आश्चर्यजनक तथ्य था। वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। 1991 में दिसंबर माह में 3 बड़े गणराज्यों रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई और परवर्ती सोवियत गणराज्यों ने
पूंजीवाद तथा अर्थ जनाधार को या जनतंत्र को अपना आधार बनाया। तो 1991 में 3 गणराज्य जिसमें रूस, यूक्रेन और बेलारूस थे जिन्होंने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी। साथ ही साथ जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया। इस तरह से सोवियत संघ का बच्चों विघटन हो गया। कारण भी आगे जानेंगे। आगे भी पैराग्राफ है, सोवियत साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा एवं स्वतंत्र राज्यों राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिसको हम राष्ट्रकुल देशों के नाम से भी जानते हैं, का गठन अन्य गणराज्यों विशेषतः मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए आश्चर्यचकित करने वाली घटना थी। ये गणराज्य अभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। इस समस्या का समाधान तुरंत खोज लिया गया। सोवियत संघ जो है रूस को उसका उत्तराधिकारी घोषित राज्य स्वीकार कर लिया गया। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ का स्थान प्राप्त हुआ, अर्थात सोवियत संघ का विघटन होकर एक नए राष्ट्र रूस के रूप में उदय हुआ। सोवियत संघ के द्वारा दी गई संधियों तथा अभिलेख पूर्ण करने का उत्तरदायित्व अब रूस का था। अब सारा कार्य किसके पास आ गया? रूस के। सोवियत संघ के विघटन काल में पूर्ववर्ती गणराज्यों के मध्य एकमात्र संपूर्ण शक्ति संपन्न देश का महत्वपूर्ण स्थान रूस को प्राप्त हुआ। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद अब एक रूस महाशक्ति के रूप में विश्व पटल पर उभरा। सोवियत संघ के विघटन काल में पूर्ववर्ती गणराज्यों के मध्य एकमात्र परमाणु संपन्न देश महत्वपूर्ण रूस को प्राप्त हुआ, अर्थात रूस एक ऐसा देश उभर कर आया जो अमेरिका के टक्कर का था। अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण पग भी उठाए। सोवियत संघ की भूमि पर रूस नव पौध के रूप में अंकुरित हुआ, अर्थात रूस ने अमेरिका के साथ निशस्त्रीकरण संधि या निशस्त्रीकरण की ओर भी कदम बढ़ाया। बच्चों इस चैप्टर का पार्ट 1 पूरा होता है। नए पीरियड में हम जानेंगे जो महत्वपूर्ण है सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। धन्यवाद।